चलिए, माफ़ी चाहूँगा कि आपका साउंड बीच में रुक गया था, और एक्चुअली माइक डिस्चार्ज हो गए थे। ध्यान मैंने दिया नहीं था माइक पे, इसलिए आप लोग को साउंड नहीं जा रहा था। और आज मैंने सोचा था पूरा टॉपिक करा के ही मैसेज पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो कोई बात नहीं है, फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। और बीच में अगर साउंड रुकेगा तो आप हमें बता देंगे। चलिए, संविधान सभा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने संवैधानिक जो प्रक्रिया का जो इतिहास है उसको हमने आपको पढ़ाया था, और संविधान किस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ संविधान का, और आगे चल करके फिर संकलन जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। तो इससे पहले भी संवैधानिक जो प्रक्रिया थी वो बरसों से आ रही थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से ही अंग्रेजों ने भी कानून बनाना शुरुआत कर दिया था। और आपको पता होना चाहिए, जो भारतीय जो संविधान है उसके लगभग 2/3 भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगर अनुच्छेद के रूप में देखें तो लगभग 250 अनुच्छेद एजेटिव जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, उसी को उतार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आपको बताया था, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और टेक्निकल जब ऑनलाइन होता है तो टेक्निकल सब बहुत सारी सामग्रियां होती है, जैसे माइक है, कैमरा है, लाइट है, इंटरनेट है, तो सब मिलकर के ये आपका लाइव सेशन चलता है। तो कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं आपको पढ़ा दूं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। प्रधान सेनापति की शक्ति जो सर्वप्रथम मिली थी वो किसको मिली थी? तो वो मिला था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल भारत का। लेकिन बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स बोलना है। क्या बोलना है बंगाल के केस में? तो बंगाल के केस में बोलना है वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के केस में क्या बोलना है आपको? लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए जो शुरुआत की गई थी, सर्वप्रथम वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। बर्मा जो कि भारत से अलग किया गया, म्यांमार, ये सब हमने बता दिया था 1937 ईस्वी में। जो आपका बर्मा है, और बर्मा के ही संविधान बनाने में भारत के जो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, वो पार्टिसिपेट किए थे, जिस कारण से उनको भारतीय संविधान का सलाहकार बनाया गया था। आगे चल करके भारतीय संविधान की जब निर्माण हो रही थी तो सलाहकार के रूप में BN राव को बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने बर्मा के संविधान जब अंग्रेजों के माध्यम से बनाए जा रहे थे वहां पर, तो वहां पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग जो हुआ वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुआ, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था जो है लाई गई थी प्रांतों में, ठीक है। सब्जेक्ट बांट करके, जैसे होता है ना केंद्र सूची राज्य सूची, उसी प्रकार से बना करके यहाँ पर शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही दिखता है। जो आपका RBI की जो स्थापना हुई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने रखी थी। अगर किस पार्टी ने पूछे तो आपको स्वराज पार्टी बोलना। अगर किस व्यक्ति ने रखा व्यक्तिगत रूप से तो आपको MN रॉय को बोलना है, मनवेंद्र नाथ रॉय के बारे में, ठीक है। वो प्रथम भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ग्रहण किया था, लगभग शायद 1920 के आसपास, ठीक है। तो भारत के प्रथम कम्युनिस्ट व्यक्ति यही हैं, MN रॉय। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला प्रथम जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति है वो है MN रॉय। कई बार फुल फॉर्म भी रहेगा नाम का, मनवेंद्र नाथ रॉय भी रह सकता है, मनवेंद्र नाथ रॉय भी रह सकता है। हाँ बिल्कुल, आप लोग ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूं तो आपका मेरा फोन भी साइलेंट मोड में रहता है, और आपका चैट बॉक्स भी मैं साइड कर देता हूं कि मेरी नजर नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ जरूर गड़बड़ हो रहा है, तब फिर जा करके हम मैं यहाँ से देख रहा था कि टोटल
चैट बॉक्स में मैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ बात है, ठीक है, तब फिर मैंने उसको स्टॉप किया था। सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोग का कीमती समय हमने बर्बाद किया। चलिए, भारतीय संविधान सभा में जो चुनी गई जो सभा थी वो अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुना गया था, और संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब यहां से शुरुआत होगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया 24 मार्च 1946 को। कब किया गया? 24 मार्च 1946 को यह लंदन में गठित की गई, और वहां से भेजा गया कि भारतीयों को जब तक संविधान नहीं बन जाए तब तक जो 3 लोगों का कमेटी था, सदस्य जो थे उसमें, वो आए, भारत में रुक करके भारतीय संविधान सभा का निर्माण करवाए और फिर संविधान सभा की प्रक्रिया स्टार्ट करवाए, ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 389, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन करके आए थे। और उसमें ब्रिटिश प्रांत की सदस्य संख्या 296 थी, यानी ब्रिटिश प्रांत यानी जहां पर ब्रिटेन का शासन था। पूरे भारत पे अंग्रेज कभी भी शासन नहीं किए। जो देसी रियासत बहुत सारे थे जो अंग्रेज का समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, उस पे अंग्रेज शासन नहीं करते थे, ठीक है। और उन्हीं पे शासन करते थे जो सहायक संधि के तहत, जो भारतीय रियासत सहायक संधि के तहत अंग्रेजों की जो है अंदर आ गए थे, अंग्रेजों के अंदर आ गए थे सहायक संधि के तहत, तो वह पार्ट भारत का ब्रिटिश भारत कहलाता था, ठीक है। तो उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 296 थी। बाकी और भी है देसी रियासत जो कि स्वतंत्र थे, उनकी संख्या अलग थी। उसके बाद है 1946 में जो चुनाव हुए उसमें 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला तथा 15 सीट अन्य सदस्य को मिला जो कि निर्दलीय थे, ठीक है। निर्दलीय लोगों को 15 सीट मिला। अब आ जाइए 93 देसी रियासत थे, 93 देसी रियासत थे। मुस्लिम लीग के जाने के बाद जब पाकिस्तान का डिमांड हो जाता है, मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं, तो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचते हैं। लगभग 99 सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या मात्र 15 ही थी। जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है वो कब होता है? तो वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। और कहां पर? तो दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर लाइब्रेरी में हुआ। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति संविधान सभा में थे और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, तो इन्हीं को यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बिहार के ही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है 11 दिसंबर, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 2-2 दिन के बाद का आप पीरियड देखेंगे तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वहीं 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ 2 दिन बाद, तो वहां पर अस्थायी रूप से किसको बना दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 दिसंबर को 2 दिन बाद फिर बैठक हुआ, उसमें संविधान सभा के सामने उद्देशिका को प्रस्ताव, उद्देशिका जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो पढ़ते हैं, यह उद्देश्य जो है, उद्देशिका, वह पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को बोला था। और इसकी स्वीकृति जाकर के आगे 22 जनवरी 1947 को हुआ और कुल 11 अधिवेशन हुए और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित 3 शब्द हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लास्ट में दोहराते हैं। क्या बोलते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना, ठीक है। अधिनियमित मतलब लागू करना, आत्मर्पित खुद के ऊपर भी, यानी जो व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं वो खुद के ऊपर भी लागू कर रहे हैं, या जो व्यक्ति बोल रहे हैं उद्देश्य का वो खुद के ऊपर भी लागू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मुझे थोड़ा सा माइक से डर लग रहा है और मैं बीच बीच में देख रहा हूं कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गया। एक्चुअली हमने उसको चार्ज में लगाया ही नहीं था, आज ध्यान नहीं रहा। चलिए, इस कारण से ऐसा गलती हो गई। चलिए, अब आ जाइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ।
तो अंगीकृत अधिनियमित समझ ही गए। और इसी दिन 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस। कई बार पूछ देता है विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, 2 दिन पहले। अब कहिएगा कि बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 49 को, और लागू क्यों हुआ 26 जनवरी 50 को? तो चूंकि इससे पहले भी स्वाधीनता दिवस जो है परतंत्र भारत में जो है 26 जनवरी के तिथि को 1930 को जो लाहौर में मनाया गया था, ठीक है, स्वाधीनता दिवस पंडित नेहरू ने मनाया था। तो उसी उपलक्ष्य कह सकते हैं, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आगे भी 26 जनवरी ही शुभ दिन माना गया और शुभ दिन को ही लागू करने की बात की गई 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए संविधान लागू हो गया। और इस पे टोटल बहस 114 दिनों तक चली थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक आपके अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो अध्यक्ष के रूप में आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, बाकी अन्य 6 सदस्य भी थे। उनके बारे में भी आप लोग बस नाम पढ़ लीजिए, हो सकता है कभी पूछ दे, ठीक है। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डीपी खेतान, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, एक व्यक्ति गुजर जाते हैं, उनके जगह बी एल मित्र के जगह एन माधव राव ने लिया और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामचारी ने लिया, ठीक है। फिर आइए संचालन समिति। तो कई बार अध्यक्ष पूछता है, तो प्रारूप समिति का याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अति महत्वपूर्ण है। झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघीय संविधान समिति, संघ जहां दिखे वहां पंडित नेहरू मार दीजिएगा। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जो आपका प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही सभी प्रांतों को एकजुट किया था, इसीलिए इसको लौह पुरुष कहा जाता है। किनको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है आपको, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। साथ साथ ये सब उतना नहीं पूछेगा, जो हमने इंफेसाइज किया वही पूछेगा, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। अब आते हैं संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, यानी संविधान सभा में जो एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था 10 लाख पर और अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर। अब देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, चूंकि एग्जाम में कई बार एग्जैक्ट डेट ही पूछा जाता है। तो 24 मार्च 1946 को कब आया कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन आया ही, देखिए एक क्रिप्स मिशन है, एक कैबिनेट मिशन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ही आई। क्रिप्स छोटा है, 3 ही अक्षर का है, तो पहले आई 1942 में, और ये कैबिनेट बड़ा है 4 अक्षर वाला, तो याद रखिएगा 1946 बाद में। तो क्रिप्स और कैबिनेट में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये 24 कैबिनेट मिशन का काम था संविधान सभा की स्थापना करके भारत का संविधान का निर्माण करना, ठीक है। 24 मार्च 1946 को भारत आया, एग्जैक्ट डेट। लेकिन यह अपना प्रस्ताव कब लाया? तो 16 मई 1946 को। तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी कई बार जानबूझ करके पूछता है। वो पूछ देगा कि कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दे देगा 24 मार्च। बहुत लोग 24 मार्च 1946 मार के आ जाएंगे, जबकि वो आंसर क्या देगा? 16 मई 1946 को देगा, ठीक है। तो बीपीएससी इस तरह आपको फंसाने का प्रयास करता है, तो ध्यान से 24 मार्च को वो आया था कैबिनेट मिशन, लेकिन उसने प्रस्ताव कब दिया? तो 16 मई 1946 को दिया। आया मार्च में और दिया मई में, तो याद रखना है आपको। अब आ जाइए कैबिनेट मिशन के सदस्य। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2-3 बार हमने देखा है एग्जाम में कि यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें कौन सदस्य नहीं थे। तो पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत के सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के अध्यक्ष थे, साथ में ही स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये तीनों आए थे। चौथा जो देगा वो नहीं आए थे। तो हो सकता है पूछ दे इनमें से कौन नहीं आए थे, कोई एक चौथा नाम अलग दे दे, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, ठीक है।
अब यहां पर आते हैं प्रमुख वायसराय और संविधान के स्रोत और प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में जानिए। सबसे पहला जो कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है 1758 से 1760 और फिर 1765 से 1767। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1772 से बनते। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपको बोलना है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो आपको बोलना है रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ये वर्ड एक्स्ट्रा हो गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपको। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। जब 1857 की क्रांति हुई, सैन्य विद्रोह हुआ जिसमें सेनाओं की हार हुई, तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था वो अब शासन करना बंद कर देगा और भारत डायरेक्ट जो है वहां के क्राउन के अधीन, वहां के महारानी के अधीन हो जाएगा 1858 के एक्ट के तहत। और यहां पर क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो वायसराय में बदल जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय, चूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे, तो यही बन जाते हैं भारत के प्रथम वायसराय। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब आपका देश आजाद हो रहा था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछे तो आपको बोलना है कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ही। लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से 1950 तक रहे। उसके बाद देश में आपका संविधान लागू हो गया और वहां पे भारत के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। अति महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे कई बार देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, बीपीएससी निश्चित तौर पे यहां से बार बार प्रश्न पूछती है। हर एक बार देखिए 66 हो, 67 हो, 68 हो, सब में एक क्वेश्चन यहां से पूछा है। 68 में पूछा था आपका यहां से कि खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। वित्त विभाग किसके पास था अंतरिम सरकार में, तो लियाकत अली के पास था। शिक्षा विभाग किसके पास था, तो राजगोपालाचारी के पास था। सूचना एवं प्रसारण तथा गृह विभाग, गृह मंत्रालय किसके पास था, तो वल्लभ भाई पटेल के पास था। विदेश मंत्रालय, ऐसे भी जवाहरलाल नेहरू विदेशों में अध्ययन किए थे और विदेश ज्यादा घुमा करते थे, तो विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। विधि का था जोगेंद्र नाथ मंडल, तो इसको देख लीजिए। डॉक्टर CH भाभा का था काज खनन एवं शक्ति, भाभा से याद रखिएगा, खनन शक्ति जो भी। बलदेव सिंह, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के तहत। आई चुनरीगर थे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मंत्रालय था उसके विभिन्न अध्यक्ष थे। तो ये यहाँ से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रेल वाला हो सकता है, खाद्य एवं कृषि हो सकता है, वित्त हो सकता है, इसे सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कुछ ज्यादा बार पूछा गया है तो वो सब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाइए, जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो देशी और विदेशी दो पार्टों में बटा हुआ है। देशी सोर्स के अंतर्गत आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसके तहत भारतीय संविधान में लगभग 2/3 पार्ट को रखा गया है। और विदेशी सोर्स के अंतर्गत दुनिया के कई देशों से भारतीय संविधान में कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, बहुत, चूंकि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब चल रही थी तो बाबा साहब ने दुनिया के लगभग देशों का संविधान का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर जो हमारे देश के लिए उपयुक्त था वहां से उसके महत्वपूर्ण डाटा को भारतीय संविधान में डाल दिया गया। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारतीय संविधान है। ठीक है, तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम कहां के पाठ हैं, तो 1935 के हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और भी विदेशी सोर्स के तहत हम लोग दुनिया के कई देशों से संविधान में जो है एंट्री किए हैं, संविधान के बहुत सारे पार्ट को जो लिया गया है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, यूएसए से। सबसे पहले आपका उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार आपका कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उद्देशिका। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व जो पढ़ते हैं, वो विचार लिया गया है हमारा उद्देशिका का यूएसए से, जबकि भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनर्विलोकन, अगर कोई विधि निर्माता जो कानून विधायक अगर कानून बनाते हैं, अगर वह देश के लिए हित में नहीं है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको समाप्त या उसको संक्षिप्त कर सकता है, सुधार सकता है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों स्वतंत्र निकाय है। तो जो भारत में न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता दी गई है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद मूल अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है, वो भी आपका ये अति महत्वपूर्ण है, यूएसए से ही लिया गया है मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब प्रक्रिया हमने यूएसए से ही लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो याद रखना है आपको। अब आ जाइए कनाडा से क्या लिया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारा देश क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहां से लिया गया है, तो वो आपके कनाडा से ही लिया गया है। तो ये सब आप लोग खुद पढ़िएगा अच्छे से एक बार, तो याद हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करती है, पूरे जितने भी देश के हाई कोर्ट है उसको निर्णय या इसके जो भी निर्णय होते हैं वो सभी लोग के लिए क्या होते हैं, परामर्शदायी के रूप में काम करते हैं। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास। अगर कोई भी नया विषय हो, नया सब्जेक्ट हो, उस पे कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र बना सकता है, और यह चीज कनाडा से ही लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ये क्वेश्चन देखिए पूछा था, विधि का शासन 68 बीपीएससी में, ठीक है। तो विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली भी लिया गया है ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एक व्यक्ति एक नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। द्विसदनीय प्रणाली है, द्विसदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को एक विशेष अधिकार है कानून बनाने का। परम अधिकार लेख, ठीक है, ये भी आपको परम अधिकार लेख भी संसद को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन से ये सब सारे अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आयरलैंड से, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आगे हम लोग ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होता है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी आपके देश में आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा में कुल सदस्यों का जो नामांकन होता है वो भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। सबसे अति महत्वपूर्ण दक्षिण अफ्रीका का जो है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। जापान से क्या है लिया गया है, देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। रूस से, ये अति महत्वपूर्ण है, रूस में मौलिक कर्तव्य, अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11 है। कितना है मौलिक कर्तव्य, 11 है। कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस। सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को डालने वाला जो देश है वो आपका रूस ही है, और उसने ही सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में वहां के लोगों को दिया था। और अभी जो है आपके देश में भी मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो रूस से ही लिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात जो हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं वो रूस से ही लिया गया है।
जबकि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाली जो बात है, अंतरिम मतलब आपका जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले देश को चलाने के लिए जो सरकार का गठन कर दिया गया था उसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, जब कोई भी विधेयक को पारित करना होता है और लोकसभा राज्यसभा में पारित जब नहीं होता है तो राष्ट्रपति दोनों को इकट्ठा बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त बैठक भी कहां से लिया गया है आपका? तो कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उद्देशिका की भाषा पहले भी हमने बोला कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर लेता है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सबसे अति महत्वपूर्ण समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं उस पर। तो ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देखिए जितना हम पढ़ा दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से बस नोट्स को पढ़ लीजिएगा एक बार, और फिर जो हमारा जो टेस्ट लिंक है उसको आप दे लीजिएगा। बीच में जब गड़बड़ हुआ आपका आवाज, तो हमने बोला कि टेस्ट आप लोग दे लीजिए, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ टेस्ट है। तो जीके जीएस ऑनलाइन टेस्ट का एक फोल्डर होगा, उसी में जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी का टेस्ट हम डाल रहे हैं। ठीक है, उससे जाकर के अभी संविधान सभा वाला टेस्ट दे लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? आपका संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जो आपात उपबंध है अनुच्छेद 352, 356, 360 है ना, 4 का गैप है। 352 राष्ट्रीय आपात, उसके बाद आपका 356 जब राज्य में शासन विफल होता है उस समय राष्ट्रपति शासन की बात होती है, और वित्तीय आपात 360 के तहत है। ठीक है, तो ये वित्तीय आपात या आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, याद रखना है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से। अगर कोई भी कानून राज्य विधानसभा बनाती है तो राज्यपाल उसको पहले राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेजता है। ठीक है, जब वह, ठीक है, वो पारित करते हैं तब वह क्या होता है? कानून उस राज्य में लागू होता है। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल जो विधेयक सुरक्षित रखता है तो वो शक्ति कहां से है? तो कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है? तो याद रखिएगा यूएसए का। ठीक है, अभी तक ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है और लिखित है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आपके देश का है, भारत का। ठीक, चलिए आपका ये पूरा संविधान सभा अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमने सारा कुछ टॉपिक को थोड़ा सा तेजी से पढ़ा दिया, क्योंकि पिछले बार जब पढ़ा रहा था तो साउंड के वजह से हमें दोबारा पढ़ाना पड़ा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप नोट्स पढ़ करके एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट बनाना शुरू कीजिए, और उम्मीद करते हैं सारा आपका टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा यहाँ पे संविधान सभा में आपको पढ़ने का है ही नहीं। ठीक है, हमने हर एक पॉइंट्स को अपने नोट्स में ले लिया जहां तक मुझे लगा। बाकी किताब में बहुत सारा डाटा रहता है तो उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हैं तो कैसा भी एग्जाम जब आप देंगे तो आपका निश्चित तौर पे सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो लोग अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं, या आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को, आसपास के लोगों को बताइए। और हम जो कोर्स अभी लॉन्च कर रखे हैं तो उसमें आप लोग भी थोड़ा सा मदद कीजिए कि आप लोगों को बताइए और हमारा चैनल जो है लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, बस आप लोग से यही उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ने फिर दोबारा क्लास से जुड़े, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, तो आज इतना ही।